हेलो एवरीवन, आरओ एरो 2023 के प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हैं, टेस्ट पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा है, बिकॉज मेरे पास मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे, और वो ये डाउट है कि सिलेक्शन के लिए कितने टेस्ट काफ़ी हैं, कितने टेस्ट हमें मिनिमम लगाने चाहिए भैया। प्लीज़ सर बताइए कि कितने टेस्ट अगर हम लगा लें तो हमारा चयन हो जाएगा। देखिए, इसमें आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, और वो ये है, और एक्चुअल में जो गंभीर अभ्यर्थी है, जो भी सिंसियर है आरओ एरो 2023 प्रीलिम्स के लिए, वो इस चीज़ को इस वीडियो में देखने के बाद समझ के आगे से गलती नहीं करेगा। देखिए, टेस्ट सीरीज कितने लगाने हैं ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो दोस्त है वो अगर मान लीजिए 10 टेस्ट लगा रहा है तो उसका चयन हो जाएगा, या अगर आप 20 लगाएंगे तो ही आपका होगा, या अगर आपने 5 लगाए तो आपका नहीं होगा। इसमें ये मैटर करता है कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, एंड विथ टाइम ओवर द पीरियड जो अपनी प्रिपरेशन की है 3 महीने 4 महीने 6 महीने की, उसमें आपने अपनी स्ट्रेंथ को कितना स्ट्रेंथ बनाए रखा, एवरेज जो चीज़ है उसको कितना एवरेज से स्ट्रेंथ पे ले गए, और अपनी जो वीकनेस है उन पर काम करके आपने अपने नंबर सुधारे कि नहीं सुधारे। जैसे मान लीजिए अगर आपके प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में 50 नंबर आते थे, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, तो आपके एग्जाम तक आते आते 100 नंबर आए कि नहीं आए, या जो भी ये कट ऑफ क्लियर करने के लिए मार्क्स चाहिए होते हैं उतने नंबर आपके आए कि नहीं आए। तो ये देखा जाता है। टेस्ट को लगाने का, टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने का एक मकसद होता है, गोल होता है, टारगेट होता है कि हाँ मैं इसलिए लगा रहा हूँ। इसलिए नहीं लगाया जाता है कि बगल वाला लगा रहा है या उस इंसान ने वहाँ ज्वाइन कर लिए, उसके पास पैसे हैं तो उसने 3 जगह से ले लिए। ये स्ट्रेटजी नहीं होती है। तो इस चीज़ को आपको पहले तो दिमाग में रखना है कि आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। अब इसमें जो पैरामीटर्स होते हैं जिनका ध्यान रखा जाता है कि अब मेरा काम हो गया या नहीं, इसको कैसे पहचानें, इसके कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो मैं आपको आपके साथ शेयर कर देता हूं। देखिए, पहली चीज़ ये है कि आपके कितने नंबर आते हैं पेपर अटेम्प्ट करने पर। ये आपको ऑप्टिमम नंबर जो क्वेश्चन आप जो एक्चुअल में एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे वो आपको जब पता लग जाए टेस्ट में, तो बस आप उसके बाद टेस्ट देना बंद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने स्टार्टिंग में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, आरओ के पेपर के लिए 140 आते हैं जीएस में, तो आप पहले 100 अटेम्प्ट करते थे, फिर आपने 130 किए, फिर आपने 125 किए, फिर 115 किए, ऐसे करके आपने सेक्शनल टेस्ट भी दिए, फुल लेंथ टेस्ट भी दिए। उसके बाद में करीब 10-15 टेस्ट देने के बाद में, 20 टेस्ट देने के बाद में आपने ये रियलाइज किया कि अगर मैं 140 में से 125 अटेम्प्ट करता हूं तो मेरे काट पीट के नेट में पॉजिटिव में इतने मार्क्स आते हैं, या मेरे नेट करेक्ट इतने होते हैं, और इतने से मेरी कट ऑफ क्लियर हो रही है। तो आप उसी के आसपास 2 4 5 क्वेश्चन का मार्जिन लेके चलेंगे और उतने क्वेश्चन आप एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे। उतने अटेम्प्ट नहीं करेंगे जितना किसी यूट्यूबर ने कहा होगा। मैं अगर आपसे कह दूं कि इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना, तो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हुआ, और उससे भी ज्यादा बेवकूफ आप हुए, क्योंकि आपने मेरी बात मानी। क्यों? क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी इस चीज में क्या होगी ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसीलिए मैं ये चीज आपको एम्फेसिस करके बताता हूं कि अपने एक रिकॉर्ड बनाइए, अपना एक ट्रैक देखकर करिए प्रोग्रेस को, और देखिए कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपके कितने आ रहे हैं। हालांकि अभी जब मैं आगे आपको टेस्ट वेस्ट लगवाऊंगा, उसका जब टारगेट दूंगा, तो मैं आपसे पूरी प्रोग्रेस लेकर के आपको सब समझा दूंगा, विद आपको डेटा के साथ सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। बट मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किसी भी यूट्यूबर के कहने पर, या किसी भी इंसान के कहने पर, किसी भी भैया के, सर के, या किसी और भी थर्ड पर्सन के कहने पर आपको उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। आपने जो अपनी एनालिसिस कर रखी है उसके बेसिस पे आपको अटेम्प्ट करना है। तो पहली चीज तो ये हो गई, आपको वो क्वेश्चन पता लग जाएंगे जब आप टेस्ट दोगे। फिर भी अगर आइडियली देखा जाए तो कम से कम आपको 10 सेक्शनल देने चाहिए, 10 फुल लेंथ देने चाहिए। ये आइडियल नंबर है, 20 है। आप कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना समय है, आप तैयारी को कितना समय पहले दे चुके हो। अब अगर आपका स्टैटिक पोर्शन स्ट्रांग है तो आप ऑब्वियसली टेस्ट पेपर ज़्यादा लगा पाओगे। अगर आपका स्टैटिक पोर्शन ही कंप्लीट नहीं है, बेसिक मटीरियल ही आपने ढंग से नहीं पढ़ा है, तो आपको उसी को 4 बार पढ़ने में और रिवाइज करने में टाइम लग जाएगा। तो आप 4-5-6 टेस्ट ज़्यादा दे ही नहीं पाओगे, 2-3 सेक्शनल दे पाओगे, 4-5 फुल लेंथ दे पाओगे, तो सब कुल आप इतना कर पाओगे। दूसरी चीज़ ये है कि सिली मिस्टेक्स होना बंद हो जाए। आपने करेक्ट इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, नॉट कहीं पर लिखा है आपने वो नहीं पढ़ा, कहीं पे क्वेश्चन में कोई चीज़ दूसरी पूछी गई है, आपने उसको ढंग से नहीं पढ़ा और आपने उसका आंसर मार्क कर दिया। कभी कभी जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या होता है कि 4 ऑप्शंस में A B C D में जो लिखे होते हैं नंबर 1 2 3 4, उसमें एक में लिखा होगा 1 2 3 4, एक में लिखा होगा 2 1 3 4, एक में लिखा होगा 3 2 1 4, एक में लिखा होगा 4 3 2 1। अब उसमें जो 2 होते हैं नंबर वो सेम होते हैं कई बार, जैसे 1 2 3 4 और 2 1 3 4। अब उसमें कई बार आपने बस ऑप्शंस देखे ऊपर से और आपने देखा अरे इसका तो यही होगा, और आपने तुरंत मार्क कर दिया, जबकि एक्चुअल में उसमें एक जो डिजिट थी वो चेंज होने की वजह से पूरा आंसर बदल गया। तो आपको उसमें जब तक आप फाइनल एकदम उस पर ना आ जाओ कि हाँ इसका ये है, इसका ये है, आपने ऐसे पेन से मिला लिया, उसको मिलान कर लिया उसका मैच द फॉलोइंग वाले को, तो आपने जब उसको मैच करा लिया कि हाँ इसका ये होगा, तभी फिर उसका ऑप्शन देख करके बाकी का ऑप्शन सब काट दो और उसको ढंग से वहां पर मार्क करो। इसीलिए मैं कहता हूं कि ऑफलाइन पेपर देना सीखो। ऐप में ये चीज़ नहीं कर पाओगे, आपके पास कोई वहां पर पेन पेंसिल थोड़ी ना है जो आप उसमें ऐप पे ये चीज़ कर लोगे। लेकिन आपके पास अगर इस तरीके से है तो वहां पर जैसे आपके पास मान लीजिए 4 ऑप्शन है इस तरीके से 1 2 3 4 और यहाँ पर है 2 1 3 4, तो बाकी के जो 2 ऑप्शन है उसको आप ऐसे करके काट दो। अब ये जो 2 बचे
इसमें यहाँ पर ये 3 4 3 4 सेम है और यहाँ पर केवल 1 2 और 2 1 डिफरेंट है। तो आप क्या करते हो, आप चारों ऑप्शन यहाँ पे ऐसे देखा और तुरंत आपने देखा अरे सेम है, आपने तुरंत से मार दिया, जबकि एक्चुअल में ये वाला आंसर था। तो ये जो चीज़ है ना, ये जिनके साथ हुई होगी वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। मैं ये सिखाने का जो प्रयास कर रहा हूँ, तो आपको ये सब सिली मिस्टेक नहीं करनी है। इस तरीके की सिली मिस्टेक आपकी होना बंद हो जाए तो आप पेपर टेस्ट लेना बंद कर सकते हो। आपका काम हो गया है, आप चीज़ें सीख चुके हो। इसके बाद में टाइम मैनेजमेंट सीख जाओ। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि पेपर में 140 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब 140 में से जो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है आपको उनको पहले पिक करना है और जो टफ क्वेश्चन है उनको बाद में करना है। कोई भी अगर पेपर आपने पन्ना खोला, पेज खोला और आपको स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन उस पेज पे टफ दिखे तो उसको उससे हताश नहीं हो जाना है, डिसअपॉइंट नहीं हो जाना है, एकदम से मोरल डाउन नहीं कर लेना है, एंग्जाइटी नहीं होने देना है खुद के अंदर कि मेरा पेपर नहीं निकलेगा, पेपर तो बहुत टफ आया है। नहीं, हो सकता है यार जो आगे के क्वेश्चंस हो, बीच के क्वेश्चंस हो, पीछे के क्वेश्चंस हो, वो बहुत सही हो और वो आपको सारे आते हो। तो आपको नेट में कट ऑफ क्लियर करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको 100 के 100 या 140 के 140 क्वेश्चन सही करने होंगे। तो कई बार टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू होता है। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ ही नहीं पाते हो, अगर आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की है तो आप देखोगे कि आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ ही नहीं पा रहे हो, आप आंसर्स ही नहीं पढ़ पा रहे हो। उसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं वही आप नहीं समझ पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी कॉम्प्रीहेंशन की एबिलिटी नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए ढंग से पढ़ाई करिए। अगर आप ढंग से पढ़ाई करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वहाँ पर इनडायरेक्टली हेल्प करेंगी। आप पूरे पेपर को ढंग से पढ़ पाएंगे, देन उसमें से आप डिसीजन ले पाएंगे कि ये क्वेश्चन टफ है, ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में अटेम्प्ट करने वाला नहीं है, ये मुझे ट्रैप में फंसाया जा रहा है, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा, ये लल्लू क्वेश्चन है, इसमें मैं आराम से कर लूंगा, दिस इज वेरी इजी। ये सब चीज़ें कब हो पाएंगी? जब आपका टाइम मैनेजमेंट स्ट्रॉग है। और ये कैसे होगा? ये टेस्ट पेपर से होगा। तो इसलिए टेस्ट पेपर में आप टाइम मैनेजमेंट करना सीखिए। उसमें देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आप पहले करेंगे, कौन सा नहीं करेंगे। कोई अगर क्वेश्चन है तो उसमें अपना इस तरीके से मार्क कर लीजिए कि ये क्वेश्चन मार्क है, ये मुझे नहीं आता है। इसमें 2 ऑप्शन अगर आपको पता है कि नहीं होंगे तो उनको तुरंत काट दीजिए, उन 2 ऑप्शन को देखना ही नहीं है। किसी में आपको 1 ऑप्शन केवल पता है कि ये नहीं होगा तो उसको काट दिया, 3 ऑप्शन बचे, फिर उसके बाद में सोचिएगा। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक कोई टेस्ट पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसमें आपको मैं बता दूंगा कि टाइम मैनेजमेंट में किस तरह से ध्यान रखते हैं कुछ चीज़ों का। उसके बाद में पेपर को हैंडल करना सीख लो। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको देखने में लगेगा यार ये क्वेश्चन तो मैंने कभी नहीं पढ़ा, ये तो मैंने इतनी सारी किताबें जो पढ़ी थी उसमें से नहीं आया है, जो भी मैं बेसिक मटेरियल फॉलो करता हूँ उसमें से भी नहीं आया है। और उसको देख करके आपका एकदम मूड ऑफ हो जाएगा कि यार मेरा पेपर नहीं निकलेगा। लेकिन जैसा आपका हाल है वैसे ही सबके साथ हाल है, सबके साथ वही हाल है। तो इसलिए आपको एंजाइटी नहीं होने देनी है, आपको पैनिक नहीं हो जाना है, आपको स्ट्रेस नहीं होने देना है, आपको नर्वसनेस नहीं होने देनी है अपने ऊपर, आपको नर्वस नहीं होना है। नहीं आया क्वेश्चन, आगे बढ़ो। आपको नहीं आता है तो जरूरी नहीं है कि बगल वाले को आता हो सकता है कि वो भी सेम रूट पे हो, सेम चीज़ फॉलो कर रहा हो, उसको भी ना आता हो। तो आप उस वजह से बाहर नहीं होगे। जो ईजी क्वेश्चन आप गलत करोगे और आपको बगल वाला सही कर लेगा, आप उसकी वजह से बाहर होगे। तो जो टफ क्वेश्चन आएंगे, जो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, उनको सीधे सीधे दंडवत प्रणाम करो, हाथ जोड़ करके नमस्ते करो, उनसे बोलो प्रणाम, बाय बाय, लव यू, और बाहर निकल जाओ। कह दो भाई ये मैं क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं करूंगा, मिस यू बोलो और आगे बढ़ जाओ, दूसरा क्वेश्चन देखो। इसके बाद में रिवीजन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो उसमें आप देखोगे कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसके ऊपर आपको क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली मिलेंगे। जैसे पॉलिटी है तो शेड्यूल के ऊपर आएगा, पार्ट्स के ऊपर आएगा, अमेंडमेंट के ऊपर आएगा, फंडामेंटल राइट्स पे आएगा, डीपीएसपी पे आएगा, प्रस्तावना पे आएगा यानी कि प्रीएम्बल पे। तो इन सब पे जब क्वेश्चंस आएंगे तो इनसे आपका रिवीजन होता रहेगा टेस्ट पेपर के थ्रू। जब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन हो जाए, आपको सारी चीज़ें टिप पे आने लगे और आप उसमें से क्वेश्चन को सही भी कर ले रहे हो, बस उसके बाद आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने रिवीजन भी कर लिया, आपका जो मटीरियल है आपने उससे भी पढ़ लिया, अब आपके क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं। तो बस इसका मतलब कि आपका टेस्ट सीरीज का काम हो गया है। ऐसा नहीं है कि आपने 100 टेस्ट पेपर खरीद लिए तो आपको 100 के 100 लगाने हैं, नहीं। ये सारी जो पैरामीटर्स हैं ये आपके फुलफिल होना शुरू हो जाए तो उसके बाद आप टेस्ट पेपर देना बंद कर सकते हो। इसके बाद में देखो टेस्ट सीरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप नॉलेज को प्रोड्यूस करना सीखते हो। इसका मतलब क्या है? ये जो चीज़ मैंने बोली है, इसका मतलब ये है कि ओवर द पीरियड आपने जो भी पढ़ा है, जो भी आपने पेड कोर्स ज्वाइन किया है, जो भी आपने कोचिंग ज्वाइन की थी ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, या आपने अपने सीनियर से कुछ सीखा, आपने किताबों से जो कुछ भी सीखा, आपने बेसिक मटेरियल से जो भी कुछ भी सीखा, उन सबको आप टेस्ट पेपर में नॉलेज को, जो भी आपने ज्ञान लिया है, अर्जित किया है, उसको आप प्रोड्यूस करना सीखते हो। इसका मतलब क्या है कि जो एप्लीकेशन है ऑफ योर माइंड, यानी कि ज्ञान, जो भी आपके दिमाग में चीज़ें हैं उसको आप यूज़ करना सीखते हो। जैसे कोई मशीन है, जब उसे चलाया जाता है तो एक्चुअल में उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो निकल के आती है ना। तो आपको अपने दिमाग को रगड़ना है, उसको रिफर्बिश करना है और देखना है कि जो नॉलेज आपके पास है उसको आप अप्लाई कर पाते हो पेपर में कि नहीं। तो ये आप टेस्ट पेपर में ही करोगे और जब आप ये करना सीख जाओ बस उसके बाद आप टेस्ट पेपर देना बंद कर सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ये चीज़ होती है, ये आपको भी पता होगा, हो सकता है आपके साथ भी हो रही हो, कि आपने पढ़ा बहुत है, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, आपने घटना चक्र भी पढ़ी है, एल्यूशन भी पढ़ी है, बेसिक स्टैंडर्ड सोर्स जो होते हैं वो भी पढ़े हैं, आप करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप आंसर नहीं निकल पाते हैं। ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि आपका माइंड उन चीज़ों को अप्लाई करना नहीं जानता है। आपने एग्जीक्यूशन नहीं सीखा कि एक्चुअल में जो चीज़ें हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। जो भी आपने स्ट्रेटजी सीखी आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जितना आप खुद को रगड़ेंगे उतना ही आप इस चीज़ में शार्प हो जाएंगे। उसके बाद में आप अपनी टेस्ट सीरीज के थ्रू क्या करते हो कि स्ट्रेंथ और वीकनेस सीखते हो।
आपको अपनी स्ट्रेंथ पता लगती है, आपको वीकनेस पता लगती है कि इस टाइप के क्वेश्चन आप सही कर ले रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो। तो जब आप टेस्ट सीरीज के थ्रू टेस्ट पेपर देने के बाद ये जान जाओ कि यार ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है। इन्वायरमेंट में आराम से कर लेता हूँ, पॉलिटी आराम से कर लेता हूँ, लेकिन हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में मुझे दिक्कत होती है। एंशिएंट कर लेता हूँ, लेकिन मेडिवल मुझे बिल्कुल नहीं आती है। तो आपको जब पता लग गया कि हाँ मेरी ये कमी है और आपने उस कमी पर काम कर लिया, बस उसके बाद में आप टेस्ट पेपर बंद कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप टेस्ट पेपर देते ही रहो जस्ट बिकॉज कि आपका फ्रेंड दे रहा है, आपकी फ्रेंड दे रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी देना है। आपको अपना देखना है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो और क्या आप नेट में उतने नंबर ला पा रहे हो। ये कुछ चीज़ें थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। जो सिंसियर बच्चा होगा, जो कैंडिडेट होगा सिंसियर, वो इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा अपनी प्रिपरेशन में एंड बहुत सुधार करेगा। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हो, चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और वैसे ये वीडियो इतने दूर तक कोई देखेगा नहीं क्योंकि 10 मिनट का हो गया है, लेकिन इसमें मैंने सब खोल के बता दिया है, ठीक है। अब इसको अगर आप देख लोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू सो मच अगर आप यहाँ तक आए हो वीडियो देखने।